बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। और यहाँ पे उपस्थित हमारे SC समाज के बेहद संघर्षशील साथी लोग, जो समय समय पे हमारे समाज के लिए जान की बाजी को लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे जंबाज साथियों को आज 21 अगस्त 2024 की शुभ अवसर पर मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। और हमारे मूल निवासी समाज के उन तमाम महापुरुषों को जो समय समय पे हमारे लिए हक अधिकार देते हुए, समय समय पे हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ते हुए अपने प्राण की आहुति दिए हैं, ऐसे तमाम हमारे समाज के महापुरुषों को मैं आप लोगों के समक्ष नमन करते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा साथियों। तो साथियों, आज जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को क्रीमी लेयर के फैसला आरक्षण के ऊपर में किया, उस संदर्भ में आज आए हुए हैं। और हमारे समाज में जो आरक्षण का इंटरप्रिटेशन समय समय पे किया गया साथियों, वो इतना गलत तरीके से किया गया कि पूरे के पूरे जगह पे इसका कंट्रोवर्शियल मामला शुरू हो गया। तो मैं चंद शब्दों में ही उस मामले को सही करने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादातर लोगों को, मैं जब न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, टीवी डिबेट देखता हूँ, या फिर जगह जगह पे जब चर्चा होती है आरक्षण को लेकर, तो ज़्यादातर लोगों का मानना ऐसा है कि आरक्षण का मतलब नौकरी करना होता है, आरक्षण का मतलब पैसा कमाना होता है, आरक्षण का मतलब गरीबी उन्मूलन, इस तरीके के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। मैं आरक्षण का वास्तविक इंटरप्रिटेशन करना पसंद करूंगा। आरक्षण का वास्तविक इंटरप्रिटेशन है साथियों, प्रतिनिधित्व करना। ये गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है, ये गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है, ये समाज को रिप्रेजेंट करने का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो संविधान ने हम सब लोगों को दिया है। यहाँ पर समाज को, वर्ग को रिप्रेजेंट करने का मामला है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर का उन्होंने बात लगाया, तो हमारे बहुत सारे देहात के लोग आए हुए हैं। क्रीमी लेयर का मतलब को समझते समझते हालत ख़राब हो जाएगा। मुझे भी क्रीमी लेयर का मतलब शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि क्रीमी लेयर फीता क्रीमी टाइप का लगता था। ज़्यादा मटन खा देने के बाद में पेट में छोटा छोटा कीड़ा नहीं हो जाता है, उसको फीता क्रीमी नहीं बोलते हैं। तो क्रीमी लेयर सुनने से वैसे नहीं लगता है, फीता क्रीमी, क्रीमी लेयर, फीता क्रीमी, ऐसा बोलने से तो मुझे भी वैसे ही लगता था। तो मैं देहाती आदमी हूँ, देहात का रहने वाला आदमी हूँ, तो मुझे देहाती तरीके से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्रीमी लेयर क्या है साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ एकदम देहाती उदाहरण के साथ में। तो सरकार के पास में समाज को चला खिलाने के लिए बहुत सारा बजट है, लाखों करोड़ों का। अब चला खिलाने के लिए लोगों के पास में वो नियम अप्लाई किया कि कैसे लोगों को चना खिलाया जाए। तो सरकार ने, या सुप्रीम कोर्ट के माननीय हमारे चीफ जस्टिस साहब ने दिमाग लगाया कि हम कैसे चना खिलाएं लोगों को। तो उन्होंने नियम बनाया कि जिनका दांत एकदम से मस्त है उसको चना नहीं दिया जाएगा, और जिनका दांत एकदम से ख़त्म हो चुका है, पूरा बुखड़ा बोलते हैं हम लोग ना, ऐसे लोगों को चना भरपूर तरीके से दिया जाएगा। अब बताओ, जिसके पास दांत है उसको खाने को नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिसका दांत ख़त्म हो चुका है उसको खाने दिया जाएगा। चना खा पाएंगे क्या हम लोग? क्रीमी लेयर में क्या है, क्रीमी लेयर में जो परिवार के लोग पहले नौकरी कर रहे हैं, उस परिवार के लोगों को दूसरी बार नौकरी का मामला नहीं मिलेगा।
और जो परिवार के लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उस परिवार के लोगों को नौकरी करने का अवसर मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस बात को रखना पसंद करूंगा। वो बात क्या है कि साथियों, अभी मान लिया जाए कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से डॉक्टरी का कोटा निकला, डॉक्टर बनने का कोटा निकला, और जिस परिवार में कोई नौकरी ही ना कर रहा हो, जिस परिवार में नौकरी ही ना कर रहा हो, आप मुझे बताओ MBBS का कोर्स पूरा करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए वो परिवार क्या 20 लाख रुपया ला पाएगा? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि सबसे पहले मेडिकल का जो फीस है उसको जीरो किया जाए। मैं आप समस्त लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये क्रीमी लेयर का फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल का जो फीस है वो जीरो किया है क्या? तो जब जीरो ही नहीं किया है तो अनुसूचित जनजाति वर्ग से या फिर अनुसूचित जाति से रिप्रेजेंटेशन खत्म, और उस जगह पे इसकी जो भरपाई है वो जनरल कोटा से किया जाएगा। तो इसके पीछे का जो इंटरप्रिटेशन का मामला बहुत खतरनाक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आम लोगों को समझते समझते जिंदगी निकल जाएगा, समझ में नहीं आने वाला। तो मैं आप लोगों के समस्त माननीय सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से एक मांग करता हूं, और वो मांग क्या है साथियों, बढ़िया गंभीरता के साथ में सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। वो मांग ये है कि 100% आरक्षण सभी वर्गों को लागू किया जाए। 100% आरक्षण सभी वर्गों को लागू किया जाए। सभी वर्गों से मतलब क्या है? अभी जैसे आप सामाजिक व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ग यहाँ पे बटा हुआ है साथियों, यहाँ पे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये वर्ग है। तो मैं माननीय भारत सरकार से और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं, मैं मांगता हूं कि सबों की 100% गिनती गिना जाए और सभी वर्गों के लिए 100% आरक्षण दिया जाए, ताकि ये लोग आरक्षण के वजह से पल रहे हैं, ये लोग आरक्षण के वजह से बड़े आदमी बन गए, ये पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप लोग लफड़ा खत्म करना चाहते हैं? अगर लफड़ा खत्म करना चाहते हैं और सरकार भी वाकई में लफड़ा खत्म करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट भी लफड़ा खत्म करना चाहता है, तो साथियों मैं कह रहा हूं 100% हर किसी के लिए आरक्षण लगा दिया जाए, और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकतंत्र का मतलब भी यही होता है, ताकि बाद में कोई गिला शिकवा का मामला ही खत्म कि अरे उनको मिला, अरे उनको मिला, अरे उनको मिला, वो मिलाई का मामला खत्म। अभी ज़्यादातर जैसे हर जगह पे हमारे बुद्धिजीवी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, ताना मारते हैं कि ये देखो आरक्षण के वजह से ये जो कौवा है उड़ रहा है। ऐसा आप लोग ताना सुने कि नहीं सुने हैं? तकलीफ होता है इधर, आरक्षण के वजह से कौवा उड़ रहा है ऐसा। अभी जैसे मेरा नाम रूपनारायण एक्का है, मैं कुछ दिनों से आप लोगों के बीच में प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको क्या लगता है आज जो मैं प्रावधान आप लोगों के सामने कर रहा हूं, इसमें आरक्षण का कहीं योगदान है क्या? भाषण में कुशलता के लिए कहीं संविधान में योग्यता आरक्षण का ऐसा कोई कोटा है क्या कि जो आरक्षण कोटा से आएगा वही आदमी वक्ता बनेगा? ऐसा कोई है क्या कंडीशन? अभी हमारे बीच में हीरू राम निकुंज जी बोले, हमारे बीच में अभी प्रदीप खेस बोल रहे हैं, हमारे बीच में इधर सिंहासन जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे समाज के अंदर में जबरदस्त वक्ता साथी लोग पड़े हुए हैं। क्या लगता है आरक्षण की वजह से बोल रहे हैं क्या? हुनर हर किसी में होता है, और मैं हुनर का सच्चे दिल से मैं कदर करता हूँ, कायल हूँ, और लेकिन हमारे समाज के ऊपर में जब भी इस तरीका का लांछन लगता है, क्रिटिसिज्म होता है, तकलीफ होता है, वो प्रतिनिधित्व का मामला है। अब पूरे समाज में
प्रतिनिधित्व का मामला हर किसी को मिलना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे डंके के चोट में और दावे के साथ में कह रहा हूं कि हमारे ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व का 100% मौका मिलना चाहिए। हमारे क्षत्रिय समाज के जो 5% से ज़्यादा की आबादी है उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। हमारे वास्य समाज के लोगों को 100% आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। हमारे आदिवासियों को 100% का आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। हमारे अनुसूचित जातियों को 100% आरक्षण का मौका मिलना चाहिए। हमारे ओबीसियों को, हमारे अनुसूचित जातियों को, आदिवासियों को, जनरल कैटेगरी के हर किसी को यहाँ पे 100% आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, ताकि लड़ाई लफड़ा झगड़ा का मामला ही खत्म हो जाए। क्या आप ऐसा भारत का निर्माण करना पसंद करते हैं? क्या आप ऐसा भारत का निर्माण करना पसंद करते हैं? साथियों, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आप लोगों के रजामंदी से, मैं माननीय भारत सरकार से, आप लोगों के रजामंदी से मैं 100% आरक्षण का मांग करता हूं इस सभा के माध्यम से, ताकि किसी के सामाजिक छवि के ऊपर में किसी टाइप का कोई खराब यहाँ पे टिक्का टिप्पणी दोबारा सुनने को ना मिले। और ये जो भाईचारा है, ये जो देश की अखंडता है, और ये जो प्यार है, और ये जो मोहब्बत है, ये लोगों के बीच में सदा सदा के लिए फूलते फलते रहना चाहिए साथियों। और हमारे बीच में दोबारा इस टाइप का, इस मुद्दे को लेकर बैठने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि हमारी जो भारत सरकार है, हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इस बातों को बढ़िया से कायदे के साथ में तवज्जो देते हुए पूरा 100 करोड़ 140 करोड़ जनता के साथ में न्याय करेगी, ऐसा मुझे अपने भारत के सरकार के ऊपर में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, और हमारी न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, तमाम हमारी लोकतंत्र के पिलर के ऊपर में मैं विश्वास जताता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हमारे को आने वाले समय पे झगड़े का ज़िंदगी जीना ना पड़े, भाईचारे का ज़िंदगी जीना पड़े। ऐसा परिस्थिति बहुत जल्दी हमारे बीच में आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी साथियों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार थोड़ा सा जोर से नारा लगा के मैं विदा लूँगा आप लोगों से साथियों, क्योंकि वहाँ पे हमारे दुलदुला के साथियों का बार बार फ़ोन आ रहा है कि झारखंड से 3 वक्ता आने वाले थे और किन्हीं कारणवश उनका आना नहीं हो पाया, और आप ही लोगों की तरह उन लोग भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा साथियों। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे प्रदीप भाई से, हमारे तमाम ऑर्गेनाइजर साथियों से कि कार्यक्रम में आधा छोड़ के मैं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जाना जरूरी है। तो एक बार जोरदार नारा लगाते हैं, जय मूल निवासी, बाबा साहब अमर रहे, भारत की अखंडता एकता जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, अनुसूचित जाति एकता जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद रूप नारायण भाई जी।